नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। क्लास 10th के प्री टेस्ट 1 के अंतर्गत हिंदी पेपर 14 दिसंबर को होना है। इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। क्षितिज पुस्तक के वीडियो और व्याकरण की अन्य वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम बताइए। सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। उड़ना, आना, जाना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सारे अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होती है। यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कर्म नहीं है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि क्रियापद को छांटिए, तो क्रियापद क्या होगा? उड़ रहे हैं, ये क्रियापद है। दूसरा प्रश्न है, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? सही उत्तर है सकर्मक क्रिया है। कर्म सहित क्रिया सकर्मक कहलाती है। तो क्या चला रहा है, क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होती है। तो यहाँ पर बस चला रहा है, तो बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण है पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, ये सारे सकर्मक क्रिया हैं। अगला प्रश्न है, मैंने उससे खत लिखवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो सही उत्तर है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर खत लिखवाया जा रहा है, यहाँ लिखवाया क्या है? यह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। जैसे लिखना है तो लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक होगा लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा लिखवाना। इस प्रकार पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना, उड़ना का उड़ाना, उड़वाना। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। उड़ना कर्मक क्रिया है, जब प्रेरणार्थक क्रिया बनती है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे उड़ाना और उड़वाना। माँ बालक को खिलौने देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सही उत्तर है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो कर्मों की अपेक्षा हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्वि यानी दो कर्म यानी डबल ऑब्जेक्ट हो। तो डबल ऑब्जेक्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है कर्म है वह खिलौना, इसको प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। दूसरा है बालक को, यह अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म होता है वह सजीव होता है और प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होता है। क्या देती है? खिलौने देती है। किसको देती है? तो बालक को। अप्रत्यक्ष कर्म जो सजीव होता है वहाँ पर किसको प्रश्न करते हैं? तो किसको देती है? तो बालक को। क्या देती है? तो खिलौने। यह डबल कर्म है, दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, लग जाती है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा कर पढ़ता है, खाना इसके बाद है पढ़ना, तो पहले वाली क्रिया है वह खाना, तो खाकर वह हो गया पूर्वकालिक क्रिया। वह खाकर पढ़ता है तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पहचान करने के लिए वहाँ पर देखते हैं वह कर प्रत्यय लगा रहता है। आकर, जाकर, खाकर, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, ये सारे कर प्रत्यय होगा तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न वाक्य से है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। रचना अनुसार वाक्य का कौन सा भेद है? यानी रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। और अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। यानी रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है तो सही उत्तर है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसका पहचान करने का ट्रिक है मिश्र वाक्य का। जो होता है इसके बाद की होता है, यदि होगा, जब होगा, जहाँ, जिसने, जिसको, ये सारे जब होंगे तो वह
मिश्र वाक्य होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो है या पहचान करने का एक ट्रिक है, यह मिश्र वाक्य का है। इसके अन्य उदाहरण है, जहाँ जहाँ पानी बरसता है वहाँ कीचड़ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ वाला वाक्य जो होगा वह मिश्र वाक्य का होगा। यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य का है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यहाँ पर की देख रहे हैं तो यह मिश्र वाक्य का होगा। रचनानुसार वाक्य भेद के लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे गिरने से प्याला टूट गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक उद्देश्य हो यानी कर्ता हो और एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही क्रिया हो और कर्ता एक या एक से अधिक हो सकती है, तो यह सरल वाक्य का उदाहरण होगा। जैसे बिजली चमकती है, यह सरल वाक्य होगा। बालक पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, सरल वाक्य का उदाहरण है। बच्चा दूध पीकर सो गया, रचनानुसार वाक्य का कौन सा भेद है? तो यह उदाहरण है, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो, हालांकि यहाँ पर दो क्रिया है, सोना और पीना। तो यहाँ पर पीकर किया है, यह पूर्वकाली क्रिया है। तो पीकर वाला जो होगा, यहाँ पर कर प्रत्यय वाला जो होगा वह सरल वाक्य का ही उदाहरण होता है। वह घर जाकर पढ़ता है, तो यहाँ पर यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब सूर्योदय होता है तब उजाला छा जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है यह मिश्र वाक्य है। यहाँ देख रहे हैं जब है, तो जब होता है, जहाँ होता है, जिसे, जिसने, जिसको, ये सारे जब वाला जितना सारा जो योजक शब्द है जो जोड़ने वाला होता है मिश्र वाक्य को, तो वह मिश्र वाक्य होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आत्मनिर्भर हों, रचनानुसार वाक्य का कौन सा भेद है? तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, की है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचनानुसार वाक्य का कौन सा भेद है? सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो सरल वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ और देख रहे हैं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, न, या, अथवा, पर, ये सारे योजक शब्द होते हैं, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। वह नदी में जाल फेंकता है लेकिन मछली नहीं फंसती, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ देख रहे हैं लेकिन है, लेकिन हो, परंतु, पर, किंतु, ये सारे संयुक्त वाक्य के योजक शब्द हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, परंतु यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, यह कौन सा वाक्य है? सही उत्तर है यह संयुक्त वाक्य है। आप चाय पिएंगे अथवा कॉफ़ी, तो या यहाँ या अथवा हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। न वाले भी होते हैं, न वह पहाड़ पर चढ़ता न वह गिरता, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब जब चुनाव होंगे तब तब महंगाई बढ़ेगी, वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, तो ये जो योजक शब्द है मिश्र वाक्य का उसको हटाना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, चुनाव आने से ही महंगाई बढ़ जाएगी, यह सरल वाक्य है। यहाँ देख रहिए जब है, ये मिश्र वाक्य का योजक शब्द है। जैसे ही यहाँ भी मिश्र वाक्य का योजक शब्द है। जब जब है, यहाँ भी मिश्र वाक्य का योजक शब्द है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का योजक शब्द नहीं है। चुनाव आने से ही महंगाई बढ़ जाएगी, यह सरल वाक्य है। राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य का संयुक्त रूप है। तो राधा दौड़कर मेरे पास आई, यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य का योजक शब्द क्या होता है? और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। यहाँ पर और का योजक शब्द का उपयोग किया गया है, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न अलंकार से है।
बालक बोली बधौ नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? या क्षितिज पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की काव्य पंक्ति है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है या अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है। तो बालक बोली बधौ में ब वर्ण की आवृत्ति है, बालक में ब है, बोली में ब है, बधौ में ब है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, दोहराव होती हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज बेश का उजियाला, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कोटि कुलिसम वचनो तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ पर सम हो, सा, से, सी, के समान, सरिस, जैसे, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता स्थापित की जाती हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि जो परशुराम के जो वचन है, जो बोली है, वह करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तो यहाँ पर परशुराम के जो वचन है, बोली को तुलना किया गया है करोड़ों वज्र के समान कठोरता से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और कोटि कुलिस में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर दो अलंकार है, अनुप्रास और उपमा। अगर ऐसे प्रश्न हो और अनुप्रास और उपमा भी विकल्प में हो तो मुख्य अलंकार यहाँ पर है, ये सम से पहचानेंगे तो उपमा अलंकार सही होगा। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण है कमल के समान सुंदर नयन। तो नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पर यह उपमा अलंकार है। सरिस यहाँ पर समानतावाचक पद है, जहाँ सरिस देखेंगे, सम देखेंगे, के समान, सा, से, सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है तुम तो कालू हाँक जनु लावा, इससे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह भी प्रश्न आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। तो यहाँ पर जनु देख रहे हैं या जनु से पहचानेंगे, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मनहु, तो यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु देख रहे हैं, यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, पहचान करने का ट्रिक है। मानो, मनहु, मनो, जानो, जनु, जनहु, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है लखन उतर आहुति सरी से भृगुबर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? यानी सरिस और सम में कौन सा अलंकार है? तो सरिस जहाँ देखेंगे, सम देखेंगे, वह उपमा अलंकार पहचान करने का ट्रिक है। समानतावाचक पद है, सम, सरिस, की समान, सा, से, सी, या सही उत्तर है उपमा अलंकार। यह भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। अगला प्रश्न है प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, इससे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह काव्य पंक्ति सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से संकलित है, यह क्षितिज पुस्तक के प्रथम पाठ से है। तो सही उत्तर है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर न हो तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है? प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी में उद्धव ने पाँव नहीं डुबोया है। यहाँ पर क्या है? यह प्रीत नदी में यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण है मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर रूपक अलंकार है, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में। बालक राम माता कौशल्या से जिद कर रहा है कि मुझे आकाश में जो चांद है वह क्या है? वह खिलौना समझता है। यानी खिलौना और चांद में, उपमेय और उपमान में बालक राम के बीच में कोई अंतर नहीं है। बालक छोटा सा बच्चा क्या जाने कि वह खगोलीय पिंड है, पृथ्वी का
एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसे कोई वास्ता नहीं है, तो उपमेय और उपमान में जहाँ कोई अंतर न हो तो वहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की अन्य उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण सरोज पखारन लागा। ये सारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, इससे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आय कविता से है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी जुहार यानी नमस्कार करना। तो यहाँ पर यह सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब जड़ पदार्थ निर्जीव पदार्थ पर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो पीपल क्या है? वह नमस्कार करता है। नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम करना ये मानव की क्रियाकलाप है और इसी क्रियाकलाप को पीपल जो है वह जड़ पदार्थ है, इसी पर आरोपित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसी कविता से संकलित है। और अन्य उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसना मुस्कुराना ये मानव की क्रियाकलाप है। तो कली और फूल पर ये सारी क्रियाकलाप आरोपित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। चमक गई चपला चमचम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मुख्य अलंकार बताना यहाँ पर सही उत्तर है सलेश अलंकार है। तो सलेश किसे कहते हैं? सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ सलेश अलंकार होता है। तो चपला के दो अर्थ है बिजली और युवती, यानी दो शब्द यहाँ पर है, दो अर्थ है चपला के, बिजली और युवती। और अन्य अलंकार भी है, चपला चमचा में च वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मुख्य अलंकार वह है सलेश अलंकार। अगला प्रश्न है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक अलंकार है। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। जब एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और सबके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कनक का पहला अर्थ है यहाँ पर धतुरा, दूसरा अर्थ है सोना। तो यहाँ पर धतुरे से सोने में 100 गुनी ज़्यादा मादकता है, नशा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो घटा दो बार आया है, एक पहला घटा का अर्थ हुआ वर्षाकालीन बादल, दूसरा हुआ कम होना। और अन्य उदाहरण है जल बिन जग जाए जल। जल दो बार आया है, पहला जल है पानी, दूसरा अर्थ हुआ जलना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदौ हरिराई, यह सूरदास द्वारा रचित है, इसमें अलंकार बताना है। तो सही उत्तर है यह रूपक अलंकार है। चरण रूपी कमल, यानी चरण जो उपमेय है और उपमान कमल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भक्त सूरदास के लिए। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यह अतिशोक्ति अलंकार है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में हनुमान की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यहाँ पर इसे काव्य पंक्ति में अतिशोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लग पाती है, लंका शीघ्र जल गई यानी शीघ्र जल गई, और राक्षस भाग गए, निशाचर भाग यानी राक्षस भाग गए। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप की घोड़ा जो चेतक है और उस पर सवार जो महाराणा प्रताप है वे सोच रहे हैं कि आगे जो नदी बहुत विशाल नदी है कैसे जाए, तब तक सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस पार चला गया। यह कैसे संभव है कि कोई सवारी जो है वह सवार सोचता रहे और सवारी उस पार हो जाए? यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है, यानी चेतक की जो स्फूर्ति है वह तेज है। यहाँ पर कवि ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? जब कोई कथन हो या कोई घटना हो और उसे लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। प्रश्न है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इससे उत्तर है अतिशोक्ति अलंकार है। साकेत यहाँ पर पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त का, उन्होंने लिखा है साकेत यानी अयोध्या। तो
देख लो साकेत नगरी है यही, या अयोध्या नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कोई नगरी आकाश में कैसे चली जाए, यह लोक सीमा में इस धरती पे संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, अंबर के दो भिन्न अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो अंबर यानी यहाँ पर क्या है, यह अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ अनेकार्थी होता है। तो सही उत्तर है यहाँ पर आकाश और वस्त्र। अंबर के दो अर्थ है यहाँ पर, आकाश और वस्त्र। और कपास भी होता है लेकिन सूर्य नहीं होता है। धतुरा सोना गेहूं किस शब्द का अनेकार्थी है। तो सही उत्तर है यहाँ पर कनक। कनक यानी धतुरा भी होता है, सोना भी होता है और गेहूं होता है। जब गेहूं की बाली पक जाती है तो वह कनक कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है। वह बाजार जाकर संतरे लाया। तो सही उत्तर है यहाँ पर यह सरल वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो है यह मिश्र वाक्य का योजक शब्द है, इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। तो यहाँ परंतु देख रहे हैं, परंतु, लेकिन, पर, ये सारे होंगे तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार है तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।